नहीं रुकेंगे अब ये युवा, प्रत्येक शिरा में आग लगी है, अस्तित्व मिटा देंगे हम उनका, कण मात्र भी जिसमें भ्रष्टाचार। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो जो मारतंड से मिलने वाली किरणों का तुम आभार करो, जैसी भी हो जटिल व्यथाएं, दृढ़ हो उनका प्रतिकार। देह के अग्नि में जल जाने से चैतन्य नहीं झुलसाया जाता। अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं दिलाया जाता। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ऋषिकेश झा। आज का यह एपिसोड इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि साहित्य और विज्ञान दो अलग अलग दिशाएं नहीं है, बल्कि एक नदी के ही दो किनारे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शख्सियत का जो प्रयागराज की विद्वत परंपरा से आते हैं, अपने रगों में अवध की सांस्कृतिक महक समेटे हुए हैं, एक फौजी के बेटे हैं जिन्होंने देश को करीब से देखा है और 10वीं में 89% अंक हासिल करने के साथ साथ नेशनल साइंस एग्जीबिशन के विनर भी रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में 27 मार्च 2026 को उनकी पहली मोटिवेशनल और ओजपूर्ण कविताओं की पुस्तक जिसका नाम प्रखर है, ये भी प्रकाशित हुई है। हम स्वागत करते हैं 11वीं कक्षा के छात्र, युवा कवि और लेखक श्रीमान पंडित सिद्धांत तिवारी जी का। मैं सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा ऋषिकेश झा साहब को, जो उन्होंने कविवाणी के इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया। और इसी के साथ मैं कविवाणी मेरा वो पहला मंच होगा जहां से मैं अपनी एक जो प्रोफेशनल साहित्यिक सफर होता है उसका प्रारंभ करूंगा। वाह, सबसे पहले आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन आपका अनुभव जो है एक मजे हुए रचनाकार की तरह है। तो 6ठी क्लास में की उम्र में जब आजकल के बच्चे वीडियो गेम या फिर खिलौने से ऊपर नहीं हो पाते हैं, उस अवस्था से ही आपने शब्दों को पिरोना कैसे सीखा? जैसा कि आपने खुद ही अपने प्रश्न में ही बोला कि मेरा जो अनुभव है वो एक मजे हुए रचनाकार का है, तो एक रचनाकार के लिए अनुभव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि आपने बताया ही मेरे परिचय में, मेरे पिता फौज में हैं, जिसके चलते अलग अलग राज्यों में मेरा जाना हुआ, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनसे मेरा परिचय हुआ और इन्हीं संस्कृतियों से जुड़े हुए लोगों से मेरा परिचय हुआ, जिसके चलते एक अच्छे खासे डर का जो अनुभव है, एक अच्छे खासे डर का जो मतलब जीवन में लोगों से वार्तालाप है वो मुझे मिला, जिसके चलते कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से किस तरह से रहना है, सामाजिक रूप से किस तरह से बोलना है, और ये सारी चीज़ें मेरे से जुड़ती गई। और वीडियो गेम से ज़्यादा या किसी भी इस तरह से ऐसी किसी चीज़ से अट्रैक्शन होने से ज़्यादा मेरा जो अट्रैक्शन है वो इस समाज से हुआ, शब्दों से हुआ, लेखनी से हुआ। सही बात है सिद्धांत जी, यानी कि संघर्षों ने आपको कवि बना दिया। इसी दरमियान आप जोधपुर भी आए और आपने आर्मी स्कूल में पढ़ाई की, अध्ययनरत रहे। उस संदर्भ में कुछ? जोधपुर आना मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। लिखना मैंने 6ठी कक्षा से शुरू कर दिया था, लेकिन उस दौरान जो मैं लिखा करता था वो सिर्फ एक तुकबंदी हुआ करती थी, यानी कुछ शब्द, कुछ स्थितियां, उनको मैं एक लय में जोड़ दिया करता था। जब मैं जोधपुर आया तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और इन प्रतियोगिताओं में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, जाहिर सी बात है, उनके जो अध्यापक अध्यापिकाएं थी वो भी काफ़ी ज़्यादा रुचिर हैं, काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। तो उनके साथ धीरे धीरे मेरा जुड़ता हूँ। और जब मैं कक्षा 9वीं में पहुँचा तब मुझे बहुत सारी प्रतियोगिताएं मिलने लगी, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, मैं क्लस्टर संकुल स्तर तक गया। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 10वीं कक्षा में मैं कमान स्तर तक गया, यानी एक एक लेवल बढ़ता गया। और इसी दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा। तो जैसे कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज होने लगते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों से जुड़ने लगते हैं, उतना ही आपको सीखने को मिलता है। तो शायद ये प्रतियोगिता, इस आर्मी पब्लिक स्कूल ने मुझे इतनी प्रतियोगिताओं में जाने का अवसर दिया, इतने अवसर प्रदान किए, मैं उनसे जुड़ा, उनसे मैंने काफ़ी सारी शिक्षा प्राप्त करी, और वही कहीं ना कहीं योगदान है मेरे इस लेखनी और साहित्य के अब तक के सफर का। वाह सिद्धांत, अक्सर एक युवा आज के समय में ये सोचते हैं कि अगर वो विज्ञान से हैं, साइंस से हैं या AI कोडिंग कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि साहित्य से अपने आप को दूर कर रहे हैं। लेकिन आप एक तरफ तो साइंस एग्जीबिशन के विनर भी रहे हैं और फिर कोडिंग भी कर रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? जैसा आपने कहा कि वो बिल्कुल सही है। समाज में जो लोग हैं उनका ज़्यादातर यही मानना है कि अगर बच्चा साइंस में है
तो वो सिर्फ कोडिंग कर सकता है, या वो सिर्फ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज से जुड़ी हुई। और अगर वो ह्यूमैनिटीज़ लेकर बैठा है तो वो सिर्फ साहित्य हो गया, या साहित्य में उसकी रुचि ना हो तो संविधान हो गया, ऐसे विषयों पर चर्चा कर सकता है। लेकिन वहीं एक पक्ष आप देखें, यदि बच्चा आज मैं अगर एआई की बात करता हूँ, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली और मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एंथ्रोपोलॉजी कर रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजी यानी आप प्रिमिटिव जो पहले की सोसाइटीज थी, सिविलाइजेशन सभ्यताएं थी, उनकी पढ़ाई, जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उनकी पढ़ाई। आज अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये काम करते हुए, सोसाइटी का क्या मानना है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा कोडिंग एआई टेक्निकलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये काम करते हुए एआई को इसमें इंटीग्रेट करता हूँ, एआई को इस कार्य से जोड़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज और गतिमान हो पाएगी और अच्छे से, यानी हम इस चीज में एआई को जोड़कर प्रोग्रेस कर सकते हैं और स्पीडीली प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक तो ये परिप्रेक्ष्य है। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि आपकी रुचि क्या है। ऐसा जरूरी तो है नहीं कि मैं अगर साइंस ले चुका हूं तो मैं साहित्य से मेरा कोई वास्ता नहीं, या ऐसा भी नहीं, धारणा ऐसा बना हुआ ऐसा धारणा है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है, किसी कानून में तो नहीं लिखा है। नहीं। तो उसी तरह से मेरी रुचि, मुझे जो कार्य करना है भविष्य में, वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज से जुड़ा हुआ है। उसमें उस कार्य में बहुत ज़्यादा हेल्प कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज़ की आती है। तो मेरी कोडिंग में रुचि है, मैं उस चीज़ को जोड़कर साथ में अपनी रुचि, अपने प्रोफेशन, अपने कार्य को एक साथ लेकर चलता हूँ। विज्ञान सोचना सिखाता है और साहित्य महसूस करना। आपकी बात का जो ये सारांश है, आज के युवाओं को अपने वॉल पे लगा करके रख देना चाहिए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है जो चेंज हो रहा है, होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो पुस्तक है प्रखर, हम चाहते हैं कि आप, जो आपकी पहली रचना भी है, इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं वाकिफ हों। बिल्कुल। तो प्रखर हालांकि एक काव्य संकलन है, और इसके जो काव्य हैं वो मैं काफ़ी समय से लिखते आ रहा था। जैसा कि बताया मैंने, 8वीं कक्षा से जो इसमें सारे काव्य संकलित हैं वो मैं 8वीं कक्षा से लिखना मैंने शुरू किया। इन काव्यों को मैं लिखता था, और पारिक सर, राजेंद्र पारिक सर मेरे हिंदी के अध्यापक रहे हैं और बहुत ही आप कहें गुणी, विनम्र, भावी व्यक्ति हैं। उनको मैं हमेशा अपनी रचनाएं भेजा करता था। रचनाओं में कोई भी त्रुटि होती, शाब्दिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, या उसका स्तर उतना अच्छा नहीं होता, तो सर जो है श्रीमान मुझे बताते थे कि इस तरह से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके चलते मेरी जो कविताएं हैं वो, जैसा कि मेरे पुस्तक का नाम भी है प्रखर, वो और प्रखर हो जाती है। घर पर मेरे बाहर शिक्षक पूछते हैं कि इसमें, इस पुस्तक में सारी ऐसी ही कविताएं क्यों हैं जैसे आप युद्ध भूमि में खड़े हो। तो मेरा मानना है इस विषय में, इस परिप्रेक्ष्य में ये है कि जीवन एक रणभूमि की भांति है। अब जरूरी नहीं है इस रणभूमि में जो युद्ध हो रहा है वो तीर, भाला, गन, बंदूक, इन्हीं सब से। कई बार ये समर, ये रण आंतरिक होता है, परिस्थितिवश होता है। इन्हीं परिस्थितियों को जब मैं देखता हूँ, जैसे मैं छात्र हूँ, तो छात्र के तौर पर छात्र जीवन में कई परेशानियां आती हैं, और मैं प्रतियोगिताओं में रहता था, तो मेरी कई बार जो शिक्षा के स्तर पर चीजें थी, किताबी चीजें थी, वो छूट जाती थी। अब उस परिप्रेक्ष्य में, उस स्थिति में जो है, शिक्षक मुझे कहा करते थे, कई बार मेरे माता पिता कहा करते थे, लेकिन अंततः जो उनको रिजल्ट, जो परिणाम मिलता था वो अच्छा ही मिलता था। तो अब उस दौरान, उस परिस्थिति में मेरे ऊपर एक मानसिक दबाव आता था। उसी मानसिक दबाव के जो भाव है उसको मैं अपने शब्दों में पिरोकर यहाँ पर निकाल। और सही बात है, आप छात्र के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन अंतर्द्वंद में आजकल सब फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी ये पुस्तक प्रखर पढ़ेगा वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने जीवन में चल रहे जितने भी द्वंद हैं, आंतरिक द्वंद है, परिस्थितिवश जो भी समय चल रहा है, उस जो दूर परिस्थिति है उससे निकलने का एक निजात, एक समाधान पाएगा, अवश्य पाएगा। क्योंकि ये पुस्तक प्रखर, ये काव्य आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप अपने साथ हो रहे जो भी स्थितियां हैं उनसे आप इनको रिलेट कर पाएंगे, और जब आप रिलेट कर पाएंगे तो उस स्थिति से निकल पाएंगे। हालांकि इसमें सिर्फ 37 कविताएं हैं, इसके अतिरिक्त काफी सारी कविताएं थी, लेकिन मैंने सोचा कि उनको फिर बाद में वो करा जाएगा। 10वीं के बाद जैसे जब एग्जाम खत्म हुआ, परिणाम आया, परिणाम अच्छा था, तो तब उस दौरान फिर मैंने उसको पब्लिश करने का सोचा और मैंने किया। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? दर्शकों के लिए प्रखर की कुछ पंक्तियां हो जाए। कक्षा 10वीं की ही बात है ये। कक्षा 10वीं में मैंने प्रारंभ किया अपना प्रतियोगिताओं में भाग लेना, लेकिन अब आप समझ सकते हैं 10वीं कक्षा, उसमें शिक्षक हैं, माता पिता हैं, कि अब इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना फिलहाल के लिए बंद कर दो। तो पढ़ाई पर ध्यान देना था। हालांकि उन सभी की बात को उस समय मैंने नकारा,
तो आज थोड़ा सा वो होता है, पश्चाताप कहीं ना कहीं होता है कि मैं शायद 89 से भी ज्यादा ला सकता था, अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पश्चाताप होता है, लेकिन फिर भी सुकून है कि इस वर्ष मैं कमान स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में गया, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में मैं प्रथम स्थान पर आया। हाँ। तो इस बात की खुशी है। हालांकि प्रतियोगिताओं के कारण मैं ये जो मेरी परीक्षाएं हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं मेरा एक घटाव आया था अंकों में। होऊंगा विफल पर प्रयास छोड़ूंगा नहीं, होऊंगा विफल पर प्रयास छोड़ूंगा नहीं, इतने समय का श्रम साहस छोड़ूंगा नहीं, झेल लिए इतने विपदाओं के कंटक की कंटक पथ भी अनायास छोड़ूंगा नहीं। कंटक पथ भी नहीं छोड़ूंगा जी। कि शंका कुछ अब भी है अंतर में मेरे, शंका कुछ अब भी है अंतर में मेरे, प्रगति पथ पर पग कब होंगे अब मेरे। अब ये प्रश्न है अंतर्द्वंद का। तो शंका कुछ अब भी है अंतर में मेरे, प्रगति पथ पर पग कब होंगे अब मेरे, शंका का मर्दन कर दृढ़ निश्चय से तत्पर, शंका का मर्दन कर दृढ़ निश्चय से तत्पर, मन में पलता ये आभास छोड़ूंगा नहीं। एक आभास है कि अभी भी जीतूंगा, बिल्कुल। मन में पलता ये आभास छोड़ूंगा नहीं और होऊंगा विफल पर प्रयास छोड़ूंगा नहीं। अब लिखता हूं कि हूं पराजित पक्षी मैं निहारता हूं व्योम को, शायद पंख कुतरे जा चुके हैं या झड़ चुके हैं, असमर्थ हूं अभी फिलहाल असमर्थ हूं, और उस व्योम को निहार रहा हूं कि हूं पराजित पक्षी मैं निहारता हूं व्योम को, प्रबल इच्छित अंतर्मन कि छू लूंगा सोम को। मतलब मैं व्योम को तो नहीं अभी जा पा रहा हूं, लेकिन इच्छा ये है कि मैं चंद्रमा तक पहुंच जाऊंगा। तो हारा हूं निश्चित पर विश्वास छोड़ूंगा नहीं, होऊंगा विफल पर प्रयास छोड़ूंगा नहीं, निश्चित ही विस्मृत है उड़ना इस खमदेव में, खमदेव यानी आकाश। तो निश्चित ही विस्मृत है यानी मैं भूल गया हूँ, शायद अभी फिलहाल के लिए भूल चुका हूँ उस आकाश में उड़ना, पर मैं भी गरुण हूँ आकाश छोड़ूंगा नहीं, होऊंगा विफल पर प्रयास छोड़ूंगा नहीं। फिर लिखता हूँ कि विपदाओं की शैया कष्टों का उपधान, विपदाओं की शैया कष्टों का उपधान, कैसी शांति है कैसा ये विश्राम। अब ये शांति ऐसी शांति है कि कोई कार्य नहीं है, इस वजह से शांति है, चित्त की शांति नहीं है। तो कैसी ये शांति है कैसा ये विश्राम, दुविधा में भी ऐसे उल्लास छोड़ूंगा नहीं, होऊंगा विफल पर प्रयास छोड़ूंगा। वाह। ये श्वेद की जो बूंद है ललाट पर जो छा रही, ये श्वेद की जो बूंद है ललाट पर जो छा रही, ललाट से फिसल फिसल हथेलियों में आ रही। आप जब परिश्रम करते हैं तो जो पसीने की बूंद है वो कहीं ना कहीं आती जाती है। बहुत बढ़िया चित्रण। हाँ, कि ये श्वेद की जो बूंद है ललाट पर जो छा रही, ललाट से फिसल फिसल हथेलियों में आ रही, इस श्वेद को बहाने का अभ्यास छोड़ूंगा नहीं, होऊंगा विफल पर प्रयास छोड़ूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। और फिर लिखा था कि प्रतिकार, ये लिखा था प्रतिकार वो काव्य है, प्रतिकार का मतलब प्रतिरोध करना, विरोध करना किसी। तो ये विरोध मेरे भीतर जो एक दौर होता है जब आप अचानक से नकारात्मक हो जाते हो, क्योंकि काफी सारे कष्ट आपके सामने हैं, विपदाएं हैं, व्यथाएं हैं, तो आप अचानक से नेगेटिव हो जाते हो कि शायद मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तो उस दौर में इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए जो मेरे मन में भाव आए कि चाहे जैसी भी व्यथा हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं उसका प्रतिकार करूंगा यदि वो मेरे अनुकूल नहीं, उसको मैं अपने अनुकूल बनाऊंगा। तो तब लिखा प्रतिकार कि उठो जलाओ अनल स्वयं में, ढांढस धर हुंकार भरो, और जैसी भी हो जटिल व्यथाएं दृढ़ हो उनका प्रतिकार करो, करो निनादित ध्वनिक क्षितिज में प्रलयंकारी हुंकार भरो, चीख उठे वो दशो दिशाएं ऐसा भीषण संघार उसका। बिल्कुल। और जैसी भी हो जटिल व्यथाएं दृढ़ हो उनका प्रतिकार करो। अब कहते हैं कि रुधिर लिया है रूप नदी का, रुधिर रक्त रुधिर लिया है रूप नदी का, देखो सरसर कर बहता है, मुझे व्यर्थ जाने देना ना। अब कहते हैं खून पसीने की, मतलब खून पसीने बहाकर मेहनत किया है। तो वही कहते हैं कि रुधिर कह रहा है, ये चित्रण है कि मुझे व्यर्थ जाने देना ना। रुधिर व्यथा व्यक्त करता है, लोहित व्यथा को लक्ष्य मानकर अपना सुदृढ़ प्रहार करो, और जैसे भी हो दृढ़ हो उनका प्रतिकार। बिल्कुल। और तिमिर कोष्ठ में पलने वाले जंतु में जब जयनाद पले, यानी अभी तक जो व्यक्ति अंधेरे में था, जो कमजोर था, जो सामर्थ्यहीन था, उसके भीतर जब एक भाव आए कि अब मैं विजय हूँ, तो कहते हैं कि तिमिर कोष्ठ में पलने वाले जंतु में जब जयनाद पले, अंधकार अंतर अवश्य पर बाह्य अटल संकल्प चले, तब मारतंड से मिलने वाली। अब मारतंड यहाँ पर आपका कोई हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, मित्र सखा बंधु हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, या आप जैसे विशेष जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये मारतंड से मिलने वाली, अर्थात जब ऐसे लोग जब आपको मोटिवेट करें, तो जब मारतंड से मिलने वाली किरणों का तुम आभार करो, जैसी भी हो जटिल व्यथाएं दृढ़ हो उनका प्रतिकार।
दृढ़ हो उनका। वाह, हमने सुना है कि प्रखर तो प्रकाशित हो चुकी है, इसके साथ आपकी एक और रचना है जो शीघ्र ही आने वाली है, तो हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक आपके आने वाले रचना और पुस्तक के बारे में कुछ रूबरू हो जाएं। जी बिल्कुल। तो ऋषिकेश जी, मेरी जो आने वाली अग्रिमी जो पुस्तक है जिसे मैं विचार रहा हूँ कि प्रकाशित करूँ, वो पिंजड़ा है। तो आप जब पिंजड़ा सुनते हैं तो आपको जैसे आपके दिमाग में क्या चित्रण बनता है कि एक कैद है, एक बंदिश है। तो पिंजड़ा इसी विषय में है। अब आप पिंजड़ा का पहला अध्याय देखेंगे तो वो है सोन चिड़ैया, जहाँ पर भारत के बारे में बताया हुआ है। भारत के जो गुण हैं, जो प्राचीन काल से ही लेकर भारत आज तक प्रखरता से एकदम विद्यमान है इस पूरे विश्व में, तो उसके बारे में बताया है। आगे चलते हैं तो सबसे पहला जो भाग आता है वो है तपता चित्त। तपता चित्त अर्थात जो हम, ये मैं अंतर्मन के पिंजरे के बारे में बात कर रहा हूँ। जब एक व्यक्ति स्वयं को सीमाएं दे देता है, अर्थात जब व्यक्ति जो है ये निश्चित कर लेता है अपने दिमाग में, ये विचार, ये धारणा पाल लेता है कि वो इस सीमा से अधिक नहीं कर सकता, तो वो तपता चित्त उसके विषय में है। फिर आता है ढलता समाज, जो इसका तृतीय अध्याय है, जहां पर अब व्यक्ति खुद से वो जो आंतरिक धारणा है उससे तो निजात पा चुका है, उसका समाधान उसे मिल चुका है, लेकिन अब वो एक स्तर और आगे आता है तो समाज उसे उस पर रोक लगाने के लिए खड़ा है, उसको कैद में करने के लिए खड़ा है। तो ये तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में हमेशा से ही होता आ रहा है कि एक व्यक्ति के प्रति संपूर्ण समाज की धारणा होती है और उसकी सीमाएं वो तय कर देती है। बिल्कुल। और इसके पश्चात आता है जिस अध्याय के विषय में मैं बात करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असहज, हालांकि कवि हूँ, कलम की ताकत जानता हूँ, तो इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत असहज होता हूँ, वो है सत्तावादी पिंजरा। अब सत्तावादी पिंजरे की जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं प्रत्येक सत्तावादी के विषय में नहीं बोलता। कुछ अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से कहीं ना कहीं कुटिल होते हैं। बिल्कुल। तो मैं हमेशा अपनी पिंजरा से जब भी मैं कोई रचना सुनाता हूँ मंच पर, तो हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप इस विषय को, इस काव्य रचना को इस तरह से लीजिएगा कि जो अच्छे सत्तावादी वो मेरी कविता, वो मेरी रचना का अभिवादन करें, और जो कुटिल हैं वास्तविकता में वो जो है इससे सीख लें और मतलब अपने आप में परिवर्तन करें। बिल्कुल, और यही काम ही है एक कवि का, जो मतलब बार बार उत्प्रेरित करते रहे समाज को। बिल्कुल। और उसके बाद अंतिम जो अध्याय आता है, इस अध्याय का नाम खोखली जुबान था। जो अंतिम अध्याय आता है वो है टूटी सलाखें, जहां पर व्यक्ति हर तरह के पिंजरे से, अगर एक व्यक्ति है जी बिल्कुल, एक व्यक्ति है तो वो अपने आंतरिक पिंजरे से मुक्त है, फिर एक व्यक्ति है तो वो सामाजिक पिंजरे से मुक्त है, जनता है वो सत्तावादी पिंजरे से मुक्त हो जाए। ऐसी कुछ रचनाओं को मैंने उसमें संकलित किया। चलिए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि प्रकाशित होने से पूर्व भी हमारे कविवाणी के चैनल उस पुस्तक की भी कुछ रचनाएं। तो मैं आपको सबसे पहले, आप किस खंड का सुनना पसंद करेंगे? बस खोखली जुबान मत बोलिए। नहीं, मुक्त चिड़ैया। ठीक है, तो आपको हम सुनाते हैं टूटी सलाखें, जो मुक्त चिड़िया है उसके विषय में बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये कविता का हाल फिलहाल में मैंने लेखनी के मंच पर भी पाठ किया है। इसका नाम है युवाहन। युवाहन, हालांकि ऐसा ये एक संधि शब्द है, युवा धन आवाहन। युवा धन आवाहन। मेरी रचना, मेरी कलम युवा का आवाहन कर रही है कि अब तुम्हें इस पथ पर उतरना होगा, जहां पर चाहे वो सामाजिक पिंजरा हो, चाहे तुम्हारा आंतरिक पिंजरा हो। सोशल मीडिया के कारण आजकल आंतरिक पिंजरे बहुत बन रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। और वो चाहे आंतरिक पिंजरा हो, चाहे सत्तावादी पिंजरा हो, क्योंकि आजकल देखते हैं युवा जो है पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, राजनीति में कोई कदम नहीं रखना चाह रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक व्यक्ति आता है वो अपने आप को लीडर बता देता है, तो लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं युवा के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए सही नहीं। तो युवाओं को आह्वान देता हूँ कि खुद आइए, बढ़कर आइए। तो लिखा यूं है कि उठो पुरुष, तुम पुरुषत्व का परिचय अपना दिखलाओ, सत्ता में दबती वाणी को तुम प्रखर बनाकर सुनवाओ। ये राष्ट्र नहीं जागीर किसी सत्तावादी के चरणों की। अब सत्तावादी फिर से वही चीज कि जो कुटिल हैं, अच्छे वाले नहीं। तो ये राष्ट्र नहीं जागीर किसी सत्तावादी के चरणों की, ये राष्ट्र तुम्हारी माता है, इस ममता हेतु लड़ जाओ। और फाड़ दो उनके कान के पर्दे जिन पर मक्कारी है, आज उन्हें आवाहन दे दो, कह दो उनका दिन भारी है। नहीं रुकेंगे अब ये युवा, प्रत्येक शिरा माने नसें, प्रत्येक शिरा में आग लगी है, अस्तित्व मिटा देंगे हम उनका, कण मात्र भी जिसमें भ्रष्टाचार। तो ये लिखते हैं कि ये मेरा राष्ट्र है, मेरी धरा है, जैसा जो कुछ भी होगा, जो भी होगा, जैसा होगा, सब कुछ जनता से ही होगा।
और तुम मुट्ठी भर, इसीलिए मैंने मुट्ठी भर यूज कर दिया क्योंकि अधिकतर तो अच्छे हैं, कि तुम मुट्ठी भर मक्कारों से क्या ये मेरा राष्ट्र चलेगा, तुम मुट्ठी भर मक्कारों से क्या ये मेरा राष्ट्र चलेगा, राष्ट्र चलेगा नहीं पता पर निश्चित मेरा राष्ट्र जलेगा और राष्ट्र नहीं जलने दूंगा मैं। ये सभी युवा हैं, उनको इस पंक्ति को महसूस करना चाहिए कि राष्ट्र नहीं जलने दूंगा मैं, इस माता का बेटा हूं जो लिया सो इस माटी से देखो कैसे वापस लेता। आग से उठती है जनता, आग से उठती है जनता का कुछ इस तरह से है कि तपकर शोषण की अग्नि में, तपकर शोषण की अग्नि में आग से जलती है जनता और हिरण्यांश अर्थात सूर्य का अंश और सम बंस स्फुलिंग, स्फुलिंग यानी चिंगारी, तो लिखते हैं कि हिरण्यांश सम बंस स्फुलिंग सी आग से उठती है जनता। तो तपकर शोषण की अग्नि में आग सी जलती है जनता और हिरण्यांश सम बंस स्फुलिंग सी आग सी उठती है जनता। निश्चित कंटकमय पथ होंगे, पथ स्वक्षक जब ऐसे होंगे और निश्चित रक्षा टूटेगी प्रतिदिन जब तक रक्षक भक्षक होंगे। स्वयं उठो तुम तम को चीरने, अटल रहो साहस प्राचीर पर, दृढ़ता का तुम शस्त्र उठाकर डटे रहो तुम समर तीर पर। अन्याय के अट्टहास पर वज्र ध्वनि सी गर्जन करो और मौन पड़े जनमानस में तुम शौर्य भाव का सृजन करो। निश्चित ही ये ब्रह्म सत्य है, सोना तपकर ही बनता और हिरण्यांश संबंध स्फुलिंग सी आग से उठती है। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। श्री राम जी, आपकी माँ गार्गी तिवारी जी जो एक विदुषी हैं, आपके पिताजी राघवेंद्र कुमार तिवारी जी वो डिफेंस में, आर्मी में भी हैं और परंपरा के धनी हैं। साथ में आपके मिलने वाले सौभाग्य स्वरूप आपके गुरु पारिक साहब, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने आपको एक सही मार्ग दिखाने में बहुत, आप जैसा आपने बताया, योगदान दिया। ये सभी बातें आपको, आपके आत्मविश्वास को किस तरह बढ़ाया, थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं। आम जाहिर सी बात है, आम के पेड़ पर ही उगेगा और बबूल के पेड़ पर तो उगता नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी माँ की चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरी माँ गार्गी तिवारी, श्रीमती गार्गी तिवारी, वो हालांकि उन्होंने उस तरह से, मतलब जैसे पीएचडी लोग कर लेते हैं जब इतने नॉलेजेबल होते हैं, तो वो नहीं किया, लेकिन फिर भी संस्कृत, हिंदी, इस तरह के जो विषय हैं इस पर उनकी पकड़ बहुत बेहतरीन है। उसी तरह से मेरे पिता राघवेंद्र कुमार तिवारी जी, उनकी भी हिंदी पर जो पकड़ है, संस्कृत पर जो, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्राह्मण परिवार से आते हैं तो कहीं ना कहीं होता ही है, तो संस्कृत और हिंदी पर जो पकड़ है वो रहती है। इसी बीच मैं अपने दादाजी श्रीमान अवधेश नारायण तिवारी की भी चर्चा करना चाहूँगा। वो भी काफ़ी इस विषय में परिपक्व हैं और अब सबसे जो बेहतरीन, जो सबसे मतलब एक गुरु के तौर पर आज जितने भी हम देखते हैं अधिकतर शिक्षक हैं वो सिखा रहे हैं। गुरु और शिक्षक किसी एक विषय को सिखाता है, किसी एक विषय पर शिक्षा देता है। गुरु जब आप कहते हैं, हर एक पक्ष आपका जब जो मजबूत कर दे वो गुरु, इसीलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो वो श्रीमान राजेंद्र पारिक साहब बहुत अच्छे हैं। अब मैं थोड़े डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी माँ के बारे में बताया, तो जब मैं लिखा करता था तो शुरुआत में ऐसा था कि कई बार आपके परिवार वाले यहाँ मजाक भी उड़ाते थे। तो शुरुआत में जब मैं लिखा करता था, जो मैंने अपनी पहली पोएम लिखी, पहला काव्य माता और पिता के ऊपर ही था। कैसे जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनको त्रास देना शुरू करते हैं जब, और वो भूल जाते हैं कि बचपन में क्या उन्होंने किया था। तो एक तुकबंदी थी, तो हालांकि एक भावनात्मक रूप से तो मेरी माँ काफी पसंद थी, लेकिन हाँ कि ताकि मैं और बेहतर कर सकूं, इसीलिए उस समय उन्होंने थोड़ा उसका मजाक बनाया कि ये तो सिर्फ तुकबंदी है, ये है वो है। तो धीरे फिर मैंने उससे और अच्छा लिखना शुरू किया और तब से लेकर उस समय था अभी तक मैं जितनी कविता लिखता हूँ, सबसे पहला जो नाम है, सबसे पहली बार जाकर मैं जिसको सुनाता हूँ, चाहे वो एक पूरा छंद खत्म भी ना हुआ हो, एक पूरा जो पद है वो पूर्ण भी ना हुआ, तो भी मैं जिसे जाकर सुनाता हूँ वो मेरी माँ, मैं उनको सुनाता हूँ और फिर वो उस पर अपने विचार देते। फिर मेरे पिता, हालांकि मेरे पिता ने मेरे हर एक काव्य को सुना है। ये बड़ी मतलब मैं अपने पिता के सामने जैसे मंच पर जाऊं या ऐसे बात कर रहे हैं हम लोग, तो अपने पिता के सामने मैं प्रोफेशनली बोलने में मैं कई बार झिझकता हूँ। कारण ये कि मेरे पिता विद्वान इतने हैं कि अगर मैं कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो मेरे दिमाग में ये बना रहता है कि मैंने गलत बोल दिया, मेरे पिता क्या सोच रहे हैं। तो उनके सामने मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है अपने किसी भी रचना को सार्वजनिक रूप से, हालांकि उन्होंने मेरी सभी रचनाएं पढ़ी। और फिर मेरे दादाजी,
मेरे दादाजी को तो मैंने अपनी ये पुस्तक, उनको भी मैं सुनाया करता हूँ, उनको मैंने अपनी पुस्तक दी, तो वो भी जो है, अब होता है ना दादा और पोते का जो एक स्नेह संबंध होता है, उसके चलते वो काफ़ी प्रसन्न हुए और पूरे जितने भी जानकार आपस में लोग सभी को उन्होंने मतलब बताया इसके बारे में, इत्तला किया। और फिर श्रीमान राजेंद्र भाई, इनका तो क्या कहना, मतलब एक गुरु के तौर पे मैं सबसे अधिक जो है इनको बहुत वो पूजता प्रकार से। तो जब भी मैं शुरुआत से ही जब आया था, तो हालांकि 8वीं कक्षा तक, तो मैं 8वीं से आया हूँ यहाँ, तब तक तो मेरी इनसे जान पहचान नहीं थी। फिर जब मैं 9वीं में पहुंचा, तो स्कूल में बना रहता है ना, 8वीं तक जूनियर विंग रहता है, 9वीं से सीनियर, तो सर वहाँ पर पढ़ाया करते। मैं जब 9वीं में पहुंचा तो सर से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। हम कुछ प्रेजेंटेशंस देते थे क्लास में, कुछ अपने कई बार काव्य पाठ होता था, कई बार जो पुस्तक होती है उससे सर रीडिंग करवाते थे। तो वहाँ से सर ने ये भांपना शुरू किया कि ये बच्चा जो है अच्छा बोलता है। और फिर मैंने अपनी रचनाएं भेजनी शुरू करी, तो सर ने वहाँ से फिर और भांपा कि लिखता भी अच्छा है। तो उसके बाद फिर, हालांकि आप देखिए, ऐसा नहीं है कि सर ने उसी समय फिर बोल दिया। सर ने, जब मैंने पूरी पुस्तक प्रकाशित करी, देखी, उन्होंने पढ़ी, उसके बाद वो कहीं मेरे को इस मंच पर लेकर आए। अच्छा। यानी गुरु, उनकी दूरदृष्टि देखिए आप, कि उन्होंने तब तक मुझे भांपा जब तक उनको ये नहीं लगा कि अब यहाँ से ये प्रयास कर सकता है और अच्छा होने करने का। बिल्कुल। हाँ, जब तक उनको ये नहीं वो लगा कि ये जो कली है ये आगे जाकर खिलेगी, तब तक उन्होंने ऐसा, जब कली खिल गई तब जाकर उन्होंने उसे वो कराया। तो वो उन्होंने तो पग पग पर मेरा साथ दिया। और कई बार ये होता है ना कि जब आप ऐसा हो कि आप लिख रहे हो, आप बहुत बेहतरीन लिख रहे हो, लेकिन आपके पास प्रशंसक ना हो, प्रशंसक छोड़िए, आपके पास श्रोता ना हो, तो आदमी का जो अंतर है वो टूट जाता है और वो ऐसा लगता है कि अब कोई फायदा तो है नहीं, क्या करूं। जो कमजोर होते हैं, जो धीरे धीरे लिखना शुरू करते हैं, तो वो जो है वो टूट जाता है, फिर उनका जो एक मानसिकता होती है, फिर वो लिखना बंद कर देते हैं। लेकिन इस विषय में मैं बहुत भाग्यशाली रहा। हमेशा से जो श्रोता थे वो मुझे आसपास मिले, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरा विद्यालय हो, हर जगह मुझे श्रोता निश्चित तौर पर मिले। आपकी पहली पुस्तक प्रखर प्रकाशित हुई है, ये आपका पहला पॉडकास्ट है। आपके जो पहले पुस्तक है प्रखर जी, इसके लिए आपने पहली कविता कौन सी लिखी थी? प्रखर जब मैंने जब काव्य इस पुस्तक के लिए संकलित करना शुरू किया था, तब उस दौरान मैंने अपनी पहली रचना ये लिखी थी। उस दौरान हुआ क्या था, किस्सा एक सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। तो उस दौरान हुआ क्या था कि मैं एक प्रतियोगिता में था, और वो प्रतियोगिता काव्य पाठ की प्रतियोगिता थी। तो पूरे स्कूल में, पूरे विद्यालय में ऐसा, मतलब जब हिंदी की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिद्धांत अच्छा करता है, सिद्धांत से अच्छा ना उस समय, उस दौरान 9th में कोई नहीं करता हिंदी के परिप्रेक्ष्य में। तो हुआ क्या कि मैं भी, अब होता है ना कि आप बच्चे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो इस सब चीज़ों को, तो अचानक से एक दम आ जाता है। हालांकि उस दिन के बाद से मैंने फिर दम करना त्याग दिया बिल्कुल। तो उस दौरान, उस कुछ क्षण के लिए मेरे अंदर एक घमंड आया कि मेरे से अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। मैं मंच पर गया, मैं बोल कर आया, बहुत अच्छा बोला मैंने, और बहुत अच्छा बोलने के बाद जब परिणाम आया, मैं सेकंड था। अच्छा। एक लड़की थी, वो फर्स्ट आ गई, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उस दौरान मैंने लिखा, हालांकि ये भी दम में ही लिखा था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे, मेरे माता पिता ने मेरे को समझाया, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ ठीक है, कई बार आदमी हारता है, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी की क्षमताएं कम, परिस्थिति वैसी है, या जो सामने जो जीता है उसकी क्षमताएं उससे ज्यादा है। तो तब ये लिखा था कि कुछ कड़वे सत्यों के कारण जीवन नहीं झुठलाया जाता, अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं कहलाया जाता। बिल्कुल। तो सहस्त्र बार इस जीवन ने मुझको किया पराजित है, पर एक बार भी इस जीवन में हार नहीं मैंने मानी। गरल तरल को निज मुख से वपु तक पहुंचाने की ठानी, और इस जीवन में गरल पान करके ही धर्म बचाया जाता है। अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं कहलाया जाता। वाह वाह। लिखा कि रुधिर की बहती धार का क्या है, बहती है तो बह जाने दो। बिल्कुल। रुधिर की बहती धार का क्या है, बहती है तो बह जाने दो, शोणित की सरसर बहने से जल उसे नहीं बतलाया जाता। अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं कहलाया जाता। लिखा कि मरघट पर है कितनी लाशें, अब ये इस सेंस में है कि इंसान जल जाता है, उसके कर्म, उसके भाव नहीं जलते।
मरघट पर हैं कितनी लाशें, अग्नि ज्वलंत शतकोटि चिताएं। मरघट पर हैं कितनी लाशें, अग्नि ज्वलंत शतकोटि चिताएं। देह के अग्नि में जल जाने से चैतन्य नहीं झुलसाया जाता। अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं कहलाया जाता। तलवारों की तीक्ष्ण धार यदि घिसती है तो घिस जाने दो। तलवारों की तीक्ष्ण धार यदि घिसती है तो घिस जाने दो। असी धार के घिस जाने से सुइयों को नहीं उठाया जाता। अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं कहलाया जाता। ये तब लिखा, ये ऐसे लिखा था कि आदमी जैसे युद्ध होते थे पहले, तो ऐसा तो है नहीं कि तलवार की धार घिस गई तो अब वो सुई लेकर लड़ेगा। लड़ेगा तो तलवार से ही लड़ेगा। यदि रण का बिगुल बजाने में इतना सा भी चित कंपित हो, रण यहाँ पर है परिश्रम कि रण, यदि रण का बिगुल बजाने में इतना सा भी चित कंपित हो तो चित में कंपन हो जिसके वो शूर नहीं कहलाया जाता। अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं कहलाया जाता। मनोबल मतलब बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जीवन सबको प्रिय लगे है, जीवन सबको प्रिय लगे और मृत्यु का सबको विषाद है। ये कॉमन चीज है कि सबको जीना पसंद है, मरने से डर लगता है। तो जीवन सबको प्रिय लगे, लेकिन इससे हटकर कुछ करना है। तो जीवन सबको प्रिय लगे और मृत्यु का सबको विषाद है। आलिंगन पर आलिंगन जो करे काल का, मुख पर मधुमय हास लिए। आलिंगन जो करे काल का, मुख पर हास लिए, वही वीर कहाया जाता, वही वीर कहाया जाता। अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं कहलाया जाता। और इसका आखिरी जो पद है वो ये है कि अतः उठो हे धीर पुरुष तुम, अतः उठो हे धीर पुरुष तुम, पुरुषार्थ चरितार्थ करो। अतः उठो हे धीर पुरुष तुम, पुरुषार्थ चरितार्थ करो, क्योंकि शूरों के वृतांत को यूं ही नहीं सुनाया जाता। अटल सत्य की दृढ़ता से जो खड़ा रहा समर के मग में, हुआ पराजित हो तो भी परास्त नहीं कहा जाता। वाह, क्या ऊर्जा है, क्या शब्द है। आज आपसे बात करके मेरा भरोसा और मजबूत हो गया कि हमारे देश का भविष्य और साहित्य दोनों ही बहुत ही सुदृढ़ हाथों में रहेगा, प्रखर हाथों में रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। बस बिल्कुल धन्यवाद आपका मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। कविवाणी का ये मंच बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये मंच वो मंच है जहां पर जो शुरुआती साहित्यकार हैं, जो नव ऊर्जा वाले युवा साहित्यकार हैं, उनको बोलने का अवसर मिल रहा है। और जब युवाओं को बोलने का अवसर मिलता है तभी राष्ट्र प्रखरता की ओर बढ़ता है, और राष्ट्र की प्रखरता की ओर बढ़ने में कविवाणी का एक बहुत विशेष हाथ रहा है। धन्यवाद।